हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने वाले हैं और आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सभी को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग 1 से 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, उसकी परिमिति होगी। यहाँ पर उसकी परिमिति ज्ञात कर रहा है, यानी कि अर्धवृत्त की त्रिज्या दे दिया है। ठीक है, अर्धवृत्त के त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 3r दिया हुआ है, मतलब कि r के मान जो है 3r दिया हुआ है। तो एक पूरा वृत्त इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से पूरा वृत्त बना होता है। लेकिन अर्धवृत्त कह रहा है तो हम लोग आधा को मिटका देंगे। ठीक है, आधा को मिटकाने के बाद यहाँ से एक लाइन भी रहेगा, यह हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, अब करा इसका परिमिति ज्ञात करने के लिए, तो इसका परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक पूरा वृत्त की त्रिज्या होता है 2πr, यानी कि एक वृत्त के त्रिज्या होता, एक वृत्त के परिमिति, ठीक है, त्रिज्या नहीं, एक वृत्त के परिमिति होता है 2πr। लेकिन हमको आधा करना है तो इसको 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी कि 2πr/2 दे दिए। लेकिन इसमें जो है ना 2 गो r और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर, यहाँ से लेकर के, परिमिति का मतलब होता है चारों तरफ की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम लोग अर्धवृत्त में ज्ञात कर लिए, और ये जो लंबाई है यह नहीं ज्ञात किए थे, इसलिए एगो यह आर और फिर दोनों आर को हम लोग जोड़ देंगे। तो आर और प्लस फिर आर, यानी कि हो जाएगा 2 से यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 2 कट गया, तो पाई आर और प्लस आर प्लस आर। तो एक आर के यानी कि 2 आर हो जाएगा, तो पाई आर और प्लस 2r। ठीक है, अब यहाँ पर आर के मान दिया हुआ है 3r, यानी कि जो क्वेश्चन है इसमें त्रिज्या 3r दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पाई 3r और प्लस 2 इंटू 3r, यहाँ पर गुना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? गुना रहेगा, इंटू रहेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3πr और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6r। ठीक है, 3πr और प्लस 6r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3πr प्लस 6r ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? यानी कि घटना के प्रायिकता कौन सी संख्या नहीं हो सकती है? कहने का मतलब इसमें 3 गो जो है घटना का प्रायिकता होगा, बाकी एगो घटना के प्रायिकता नहीं होगा। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे घटना का प्रायिकता है कि नहीं? तो कोई भी संख्या 0 से कम रहेगा तो वह घटना के प्रायिकता नहीं होगा, और 1 से ज़्यादा रहेगा फिर भी वह घटना के प्रायिकता नहीं होगा। यानी कि घटना के प्रायिकता होने के लिए 0 से 1 के बीच में होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर 0 से बीच में कोई संख्या आता है वही संख्या किसी घटना का प्रायिकता होता है। 0 भी किसी घटना का प्रायिकता है, यानी कि गलत घटना का प्रायिकता 0 हो जाता है और बिल्कुल सही घटना का प्रायिकता 1 हो जाता है। यानी कि 0 और 1 के बीच में कोई होगा तो वह घटना का प्रायिकता होगा, 0 से कम होगा तो घटना का प्रायिकता नहीं होगा। यानी कि 0 से कम माइनस में, यानी कि माइनस में कोई संख्या होगा तो वह घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है, और 1 से ज़्यादा होगा तो घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो 1 में 0.7 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 0 के बीच में, तो यह किसी घटना के प्रायिकता है। ठीक है, ऑप्शन ए तो घटना के प्रायिकता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है नहीं। ठीक है, दूसरा है 2.5, तो 2.5 यानी कि 2.5 है और यह 1 से ज़्यादा है, इसीलिए यह किसी घटना के प्रायिकता नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है नहीं, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। सी में 75%, परसेंट का मतलब बाटा में 100 होता है, 75 और बाटा के 100 कर देंगे तो यह 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि 75 रुपये में अगर 100 आदमी हिस्सा लगाएगा तो यह 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये भी घटना का प्रायिकता है। और यहाँ पर 4/5 है, बाटा में ज़्यादा है तो ये भी 1 से कम हो जाएगा, तो ये भी है। ये में नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑप्शन बी होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी घटना ई की पूरक घटना ई नॉट है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब कौन सा सही है? ठीक है, ए में है पी ई इज इक्वल टू पी ई नॉट, बी में है पी ई प्लस पी ई नॉट बराबर 0, और तीसरा में पी ई प्लस पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। 4 में इनमें से कोई नहीं। देखिए, यानी कि पी ई का मतलब किसी सही घटना का प्रायिकता होता है,
और पी ई नॉट का मतलब किसी घटना के गलत होने की प्रायिकता होता है। अगर गलत होने की प्रायिकता होगा तो उसको नॉट बोलते हैं, अगर सही होने की प्रायिकता होता है उसको पी ई सीधे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर किसी मतलब दोनों घटना को मिलाकर के जीरो ही होगा, मतलब कि पी ई और प्लस पी ई नॉट बराबर जीरो होता है, एक होता है। कितना होता है? एक। दोनों मिला करके एक होता है। अगर पी मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.8 है तो इसके नहीं होने की प्रायिकता 0.2 हो जाएगा। क्यों 0.2 हो जाएगा? कि दोनों को मिला के एक आना चाहिए। कितना आना चाहिए? एक। तो इसीलिए यह ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि होने के और नहीं होने की प्रायिकता दोनों मिला करके एक होता है। अगर कोई घटना सही है, बिल्कुल सही है, तो उसका होने की प्रायिकता हो गया एक, और नहीं मतलब नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगा 0, तो बराबर एक ही आएगा। अगर कोई घटना अभी हुआ नहीं है, कोई अनुमान लगाता है, तो हो सकता है कि वह 40% सही हो, तो हम लिखेंगे 0.4, ठीक है। और प्लस नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, और दोनों मिला करके एक आना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग याद करते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं, या तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न को देखते हैं। एक पासे को एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? यानी कि पासा, पासा का मतलब होता है लूडो, ठीक है। तो लूडो में 1 से लेकर के 6 तक होता है। कितना तक होता है? 6 तक। 1 2 3 4 5 और 6। जब हम लोग पासा को फेंकेंगे तो इसी में से कोई एक आएगा। एक आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, यानी कि इसी में से कोई एक जरूर आएगा। तो दो नहीं आएगा, मतलब अरे दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? अगर दो नहीं आएगा तो कितना आएगा? तो जितना आएगा उसको टोटल का हम लोग ऊपर लिखते हैं, और इसमें जितना होता है उस सभी को नीचे लिखते हैं। तो टोटल है 6 गो, लेकिन इसमें से दो का रहा हटाने के लिए, दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? तो दो नहीं आएगा तो 5 गो बच गया। कितना बच गया? 1 2 3 4 5 गो बच गया, तो 5 ऊपर लिख दिए, और टोटल को नीचे लिख देना है। यानी कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहेगा तो जितना रहेगा उतना ऊपर है, टोटल नीचे। तो टोटल कितना है? तो टोटल 6 गो होता है, क्योंकि पासा में 6 गो होता है 6 तरफ से। तो यह हो गया 5/6, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की गड्डी में से यह दृश्य एक पत्ते को, अच्छा, पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो टोटल को हमको नीचे लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक जो ताश के गड्डी होता है इसमें 52 गो पत्ती होता है, तो हम लोग 52 बाटा में नीचे लिख दिए। अच्छा, जो कह रहा है वैसा पत्ती कै गो होता है? यहाँ पर कह रहा है जो पाता निकाला गया यह काला रंग के होना चाहिए। कैसन का रंग का होना चाहिए? काला होना चाहिए। और काला रंग के बादशाह होना चाहिए। बादशाह काला रंग के 2 गो होता है, ठीक है। यानी कि लाल भी 2 गो होता है और काला भी 2 गो होता है। यानी कि टोटल बादशाह 4 गो होता है, जिसमें 2 गो लाल होता है और 2 गो काला होता है। यानी कि तो हम लोग देखेंगे बादशाह काला रंग के कै गो होता है? तो 2 गो होता है। तो जितना बादशाह होता है उतना लिख देंगे, और टोटल नीचे लिख देंगे, तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? 26। तो हो जाएगा 1/26, ठीक है। यानी कि जितना कहेगा उतना ऊपर। अगर यही सीधे पूछता बादशाह, तो बादशाह 4 गो होता है, तो 4/52 लिखते। या पूछता कि काला पान के बादशाह, तो काला पान के बादशाह 1 गो होता है, काला 2 गो होता है, जिसमें वो काला पान होता है और एक चूड़ी होता है, उसको चिड़िया भी लोग बोलता है, पता नहीं बहुत कुछ बोलता है। तो यहाँ पर इसका 1/26 आंसर हो जाएगा। इसके पीछे की रीजन है क्योंकि काला रंग के 2 गो बादशाह होता है, तो 2 लिखेंगे, और टोटल पति 52 गो होता है, तो 52 लिखे, तो 1/26 कट के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 24 27 28 31 34 1 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 हो तो एक्स का मान क्या होगा? यानी कि इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। जो एक्स है इसका मान ज्ञात करना है। तो माध्यिका हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं? माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग दोनों तरफ से गणते हैं, जो बीच में आता है उसी को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गो है, तो 5 गो हम लोग इधर निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 गो इधर कर दिए, और इधर भी 5 गो बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में मिला के 11 गो था, तो 1 2 3 4 5 गो हो गया। तो बीच में जो बच गया वही एक्स का, मतलब कि बीच में बच गया ही माध्यिका है, और इसका माध्यिका 35 दिया ही हुआ ही है। कहने का मतलब इसका माध्यिका 35 दिया है, तो यहाँ पर 35 रहेगा, तभी नहीं इसके बीच में 35 आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग माध्यिका ज्ञात करेंगे। अगर यही माध्य होता तो माध्य के लिए टोटल को जोड़ करके और जितना अंक है उस सबसे भागा दिया जाता है।
सात है संचय बारंबारता निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है। ठीक है, संचय बारंबारता निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यह बनाने वाला नहीं था। अगला प्रश्न है माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। इसमें 3 को ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से डी में कोई, इनमें से कोई नहीं है, तो दोनों में से कौन एक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर है माध्य माइनस बहुलक बराबर है माध्य माइनस माध्यिका। दूसरा का में तो हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य। ओहो, ठीक है, यानी कि 3 माध्यिका -2 माध्य। तो हमको इसमें देखना है कि इसमें कौन सही हो सकता है। तो अगर हम लोग इधर से एक माध्य इधर ले आएंगे, ठीक है, मतलब कि इधर को बढ़ाएंगे तो इधर भी एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यह बहुलक माइनस में, सभी में बहुलक माइनस में, तो इसका मतलब इसको माइनस करना होगा। तो इसको माइनस करेंगे तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस बहुलक, माइनस बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका और -2 माध्य। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर 3 लाना है। कितना अच्छा, पहले से माइनस था तो अभी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि सबके चिन्ह बदल दिए। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे कि इधर एगो माध्य बढ़ाएंगे तो एगो इधर भी माध्य बढ़ाना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इधर एगो माध्य हम लोग लिखते हैं, क्योंकि इसमें माध्य दिया हुआ है। तो माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर हो जाएगा, माइनस है तो आगे उन्हें लिख देंगे, इसको इन्हें लिख देंगे 3 माध्य नो 3 माध्य -3 माध्यिका। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे और दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, यानी कि फार्मूला इसका ऊपर वाला होता है, हम लोग इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक, और यह माइनस में जो कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन है। अच्छा, बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसका मान सबसे अधिक होता है उसी को हम लोग बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इसके ऑप्शन 1 में है 0 से 10, 10 से 20 इस प्रकार से है, और यहाँ पर 15, 20, 45, 15, 25 है। तो सबसे ज़्यादा जो है 45 है। ठीक है, यानी कि 20 - 30 तो यह 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 20 - 30 का है, ऑप्शन बी में है ना। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 20 - 30 इसका 45 है। बहुलक पूछेगा तो इस प्रकार से जवाब दे देंगे। अगला प्रश्न है यदि x + 2 × 2x + 3 फिर 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा। तो माध्य का मतलब टोटल को जोड़ देंगे और जितना संख्या है उसे भाग दे देंगे, तो हम लोग का माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो टोटल को जोड़ देते हैं हम लोग, यानी कि x और +2 फिर प्लस 2x + 3 फिर प्लस 4x और +5 फिर प्लस 5x और +2 और टोटल के बराबर हो जाएगा 18। लेकिन जितना अंक संख्या है सब में उतना गण के भाग भी देना होगा, 1 2 3 4, टोटल 4 गो है, तो इसके बाटम में लिख देंगे 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 1 गो x और 2 गो x, 3 गो x और 4 गो x, 7 गो x और 5 गो x, 7 5 12x, तो यहाँ पर लिख दिए 12x। फिर जोड़ देंगे 2 और 3, 5 और 5 10 और 2 12, फिर हो गया 12, अब बाटा हो जाएगा 4 बराबर हो गया 18। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को उधर भेज सकते हैं, चाहे इसमें कॉमन भी लेके बना सकते हैं, लेकिन उधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा 12x + 12 बराबर 18 और गुने 4। 18 चौका हो जाएगा 72, तो 12x बराबर हो गया 72। ये प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस। 12 में से 72 गया तो कितना बचेगा, यहाँ 72 में से 12 गया तो यहाँ पर 60 हो जाएगा ना। 12x बराबर 60 हो गया, ठीक है। और पतला चल रहा है थोड़ा सा। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 60 और बाटा 12 कट जाएगा, 12 × 25 = 60। x का मान आ गया 5, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु 15, 8 के मूल बिंदु से दूरी क्या है। यानी कि मूल बिंदु से दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं और मूल बिंदु होता क्या है। ऐसे इस प्रकार से हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग एक ग्राफ बना लिए, टेढ़ा भी हो सकता है। अच्छा, टेढ़ा हो सकता है तो उसके लिए एक हम लोग इस प्रकार ले लिए, ठीक है, छोटा सा ही। मूल बिंदु कहाँ होता है, यहाँ पर, मतलब कि बिल्कुल सेंटर में मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु पर x के मान भी 0 और y के मान भी 0 होता है। दोनों के मान क्या होता है, 0 होता है। और दूसरा का जो दिया हुआ है, यह दिया हुआ है 15 और 8 दिया हुआ है। तो हम लोग मूल बिंदु के फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं, चाहे दो बिंदु के बीच की दूरी के फार्मूला लगा के बना सकते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी के फार्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब यहाँ पर x1 और y1 का मान 0 दिया हुआ है, तो हम लोग इसका फार्मूला डायरेक्ट लिख देंगे x² और प्लस y² √अंडर में। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें जो है इसका मान 0, तो x में से 0 गया तो कोई फायदा नहीं, फिर वैसा लिखने से कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों के मान 0 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग इस फार्मूला का लगा सकते हैं, क्योंकि यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर, इसको रूट में हम लोग लिखेंगे। 15 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 और प्लस 8 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 289, ठीक है। कितना हो गया, 289। और 289 जो है 17 के वर्गमूल होता है, ठीक है। तो रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरल रेखा y बराबर 2x - 3 का आरेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर 2x - 3, ठीक है। किस बिंदु से होकर के गुजरेगी, इसमें से चारों में से किसी एक बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x के मान, एक बार इधर वाला x के मान है और इधर वाला y के मान है, दोनों को रख के चेक करते हैं। जब दोनों बराबर आ जाएगा, कहने का मतलब दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, तो वही सही होगा। तो यहाँ पर x के मान 2 रखते हैं, y के मान भी 2 ही है, तो 2 बराबर हो गया कितना, ऑप्शन एक में x के मान y के मान दोनों के 2 ही है। अच्छा, ए है, एक नहीं। तो यहाँ पर 2 बराबर 2 गुने 2 -3, 2 दूना 4, 2 बराबर हो जाएगा 4 -3, तो 2 बराबर 1। यह गलत हो गया, ऑप्शन ए जो है गलत है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, गलत है। हम लोग बी पर चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, 4 और 1 है, कहने का मतलब x के मान 4 है, x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर हो जाएगा 1। तो हम लोग y के मान 1 लिख लिए, बराबर 2 गुने 4 -3, ठीक है। यानी कि x के मान 4 था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 4 दूना 8 और -3, तो 1 बराबर 5, ये भी गलती है। ऑप्शन सी को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है 3 और 4, x के मान 3 है, y के मान 4 है, तो 4 बराबर 2 गुने 3 और -3, 3 तिहाई 9, 4 बराबर 3 गुना 6, 6 और -3, 6 में 3 या 3, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 3। यह भी गलत है, ठीक है। और ऑप्शन डी में है 5 और 7, यही सही होना चाहिए। तो यहाँ पर y के मान हो गया 7, यानी कि बाद वाला y के मान होता है, बराबर x के मान हो जाएगा 5 और गुने 2, या 2 गुने 5 लिखे बात वही पड़ता है -3, तो 5 गुना 10, 7 बराबर हो जाएगा 10 और -3, तो यहाँ हो जाएगा 7 बराबर 7, ठीक है। 7 बराबर कितना हो गया, 7। तो यह जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग इसको जो लिखे हुए हैं, जो इसको बनाए हैं,
इसको हम आगे पीछे लिखेंगे क्योंकि 2 पहले दिया हुआ है और x के मान बाद में दिया है, फिर भी 5 गुना 10 ही आएगा, ठीक है। तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन देगा इसे जांच करने के लिए, तो ऑप्शन में से हम लोग चेक करके बना देंगे, ठीक है। और यह जो रेखा गुजरेगा यह एक जगह से नहीं गुजरेगा। कहने का मतलब कि यहाँ से जो रेखा है, अगर कोई रेखा गुजर रहा है तो यहाँ से भी सब तरफ से गुजर रहा है, ठीक है। यह तो कहीं से भी गुजर रहा है, क्योंकि एक को जब यहाँ पर एक ही समीकरण दिया हुआ है, इसका मतलब ये रेखा तो सब तरफ से गुजर रहा है, यहाँ भी गुजर रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इसीलिए इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, इसके आंसर बहुत सारा होगा। लेकिन इसमें से मिलाएंगे तो कौन सही होगा? हो सकता है 3-4 इन्हें दूसरा जगह पर मिले तो एक को कौन सही होगा, लेकिन इसका आंसर और भी आ सकता है, ठीक है। इसका आंसर और भी आएगा, यही नहीं है, लेकिन इसमें से कोई एक को सही रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुए -2 और 0 एवं 6 0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है दोनों तरफ की दूरी बराबर है। कहने का मतलब है कि एक रेखा हम लोग यहाँ से इसे बनाए, यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु मान लिया हमें, ये एक अक्ष है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर -2 और 0 और यहाँ पर 6 और 0, इस प्रकार से है। यह समदूरस्थ है। कहने का मतलब यहाँ से जितना इधर दूरी है उतना ही दूरी इधर भी है। तो समदूरस्थ कहने का मतलब इसके बीच के बिंदु ज्ञात करना है, और बीच के बिंदु का फार्मूला होता है x2 + x1/2। हम लोग x1 + x2 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। y2 + y1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, x2 + x1 के मान, x2 के मान -2, तो यहाँ x2 के मान 6 और -2 बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा दोनों के मान तो 0 ही है, y के मान 0 है, तो 0 + 0/2 तो 0 होगा। और यहाँ पर 4/2, 6 में से 2 गया तो 4, तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 और एने हो गया 0, तो कट के आ जाएगा 2, तो 2 और 0, 2 और 0 ऑप्शन बी में, ठीक है। तो 2 और 0 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समदूरस्थ का मतलब होता है बीच के बिंदु, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा? कहने का मतलब कि y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो जब भी y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला आंसर बता देंगे, तो x का मान 13 है तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अगर x से पूछेगा तो इसका 15 आंसर हो जाएगा y वाला, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इस प्रकार से एक रेखा हम खींच दिए और इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। यानी एक्स डैश होता है, उन्हें एक्स होता है, यहाँ पर y होता है, इधर y डैश होता है, और इसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं। y से दूरी पूछ रहा है, तो अगर मान लिए यहाँ पर है y के मान हम लोग 13 लिख दिए और x के मान 15 लिख दिए, तो यह कटेगा यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा। अच्छा, लाल से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर बिंदु है, ठीक है। कितना है? 13, 15। तो y के मान पूछ रहा है, y अक्ष से दूरी पूछा है, तो y अक्ष जो दूरी है यह 13 है। कितना है? 13। जब भी y अक्ष से दूरी पूछेगा तो इसको हम लोग x बोलते हैं, y बोलते हैं, तो x के मान बता देना, मतलब शुरुआत वाला। y पूछेगा तो शुरुआत वाला बता देंगे, क्योंकि y अक्ष से इसका दूरी 13 है, ठीक है। अगर यही x से पूछा होता, x यहाँ पर तब तो हम लोग 15 बोलते, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10, 6 तथा 6 - 10 है, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? यानी कि वृत्त है, ठीक है, वृत्त के सिरा का निर्देशांक दिया हुआ है। सिरा का मतलब होता है जिसका चाप होता है, मैंने चाप नहीं, जीवा, व्यास, ठीक है। यहाँ से एक व्यास बनाते हैं, इस तो इधर का व्यास दिया हुआ है, यह कितना दिया हुआ है? यह है माइनस, कितना बड़का लिखा है, -10 और 6, और इधर वाला है 6 - 10, ठीक है। यह इस बिंदु का निर्देशांक है और इस बिंदु, दोनों बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? केंद्र का मतलब बीच के, तो बीच के बिंदु हम लोग याद करेंगे। बीच के बिंदु होता है x2 + x1। अभी थोड़ा देर पहले जो फार्मूला लिखे थे, x2 + x1, x2 के मान है 6 और प्लस x1 के मान है -10 और बाटा 2, x2 + x1/2 बीच के बिंदु होता है, और फिर y2 + y1, तो यह हो जाएगा -10 और +6 और बाटा 2। यहाँ पर 10 में से 6 गया तो कितना बचा?
10 में 6 गया तो हो जाएगा, दोनों में माइनस में 10 है ना, 10 - 6 ठीक तो है। यहाँ पर हो जाएगा -4/2 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी -4/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, कट गया तो -2 और यहाँ पर भी आ जाएगा -2। ठीक है, आंसर हो जाएगा -2 और इसका जो है आंसर हो जाएगा -2 और -2। ठीक है, यह गलती है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं होगा, या तो किताब छापने वाला में गलती होगा या फिर लिखने में गलती हुआ होगा। ठीक है, वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, तो निर्देशांक तो इसका नहीं है, निर्देशांक तो यही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 2, 4, 0, 6 तथा 4 - 1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होगा। ठीक है, यहाँ पर केंद्र होगा, नहीं लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो केंद्र का निर्देशांक याद करना है। केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज है तो यहाँ पर हो जाएगा x3 + x2 और +x1/3। यहाँ हो जाएगा y3 + y2 + y1 और /3, यानी कि तीनों को जोड़ के 3 से भागा दे देना है। 1, 2, 3, या यानी कि यहाँ पर हो जाएगा x3 के मान 4 + 0 + 2 और बटा 3 और यहाँ पर हो जाएगा -1 + 6 और +4 और यहाँ पर 3। तो यहाँ जाएगा 4 2 6, 6/3 और इधर हो जाएगा 6 4 10 में से गया तो 9/3, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 3 के 9। तो यहाँ पर कितना हो गया, अच्छा ऐसा कौन कोष्ट देता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, 2 3 कहाँ है, 2 3 ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु 13 19, अच्छा यहाँ पर कुछ और होगा ना, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। ठीक है, यहाँ पर एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से रहता है और एक्स अक्ष पर पूछ रहा है तो इसका 19 जवाब हो जाएगा वाई के मान। ठीक है, काहे कि यहाँ पर यहाँ हो गया 13 और हो गया मान लिया 19, यहाँ होता है एक्स डैश वाई और यहाँ होता है वाई डैश। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष से इस पर डाला गया लंब, तो एक्स अक्ष से यहाँ पर लंब डालेगा, यहाँ पर यह वस्तु है। ठीक है, यानी कि यह जो है यहाँ पर है, तो यहाँ से y की दूरी है और यहाँ से x की दूरी है। तो x अक्ष पर कितना, x अक्ष पर इसका लंब जो दूरी डाला गया है वह कितना होगा, तो यह हो जाएगा यह 13 है और यह 19 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, 19 हो जाएगा। ऐसा उल्टा कर देना, x के पूछेगा तो y के बताना, y पूछेगा तो x के। अगला है बिंदु -2 8 एवं -4 -6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। इसका मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, उसके बाद देखेंगे चतुर्थांश कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इसका मध्य बिंदु होता है x2 + x1। क्या होता है, x2 के मान -4 और +2, इसका बाटा में हो जाएगा 2 और फिर -6 और +8, इसका बाटा में हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो दोनों माइनस में तो आ जाएगा -6 और बटा 2 और यहाँ पर घट हो जाएगा 2/2, यहाँ पर हो जाएगा -3 और यहाँ पर हो जाएगा 1। यानी कि हमको यह देखना है कि शुरुआत में माइनस है और बाद में प्लस है। इस प्रकार से हम चतुर्थांश बनाते हैं और इधर x होता है प्लस में, इधर y होता है, इधर y थोड़ी होता है, इधर x डैश होता है, इधर y होता है और इधर y डैश होता है। इधर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ते जाता है, 1 2 3 4 5 इधर भी बढ़ते जाता है। इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 ये सब बढ़ते जाएगा और बीच में होता है 0। ठीक है, तो प्रथम पद इसको बोलते हैं जिसमें x के मान मतलब शुरुआत वाला मान भी प्लस होता है और बाद वाला मान भी प्लस होता है, इसको लोग बोलते हैं प्रथम पद। फिर दूसरका में x के मान माइनस होता है, y के मान प्लस होता है, शुरुआत वाला x के मान होता है, इसमें बोलते हैं द्वितीय। और इसके बाद होता है तृतीय पद, इसमें दोनों माइनस होता है,
इसके बाद है चौथा, जिसमें x के मान प्लस होता है, y के मान माइनस होता है। इसमें दिया हुआ है पहले माइनस है और बाद में प्लस है, पहले माइनस बाद में प्लस, यानी कि x के मान शुरुआत वाला x के मान होता है, x के मान प्लस माइनस में है और y के मान प्लस में है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी में है, यहाँ पर यही हो जाएगा ना, द्वितीय। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि P 00 Q 80 एवं R 012 किसी त्रिभुज PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस प्रकार से हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर है P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। ठीक है, तीन को दिया हुआ है। P है 00, क्या है 00, और Q है 012 012, और R है 012 ना, गलती हो गया, R है 012। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे लिख देंगे। 80 है, 80, और R है 012। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला लिखेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और कोष्ठ में x1 और y2 माइनस y3। ठीक है, यानी कि x1 लिखेंगे तो y2 में से y3 को हटाएंगे। फिर हम लोग लिखेंगे प्लस x2 कोष्ठ में लिखेंगे y3 माइनस y1, यानी कि 2 लिखेंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे। फिर प्लस अब लिखेंगे x3, तो हो जाएगा x1 माइनस x y में होगा, यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, इस प्रकार लिख दिए, और बाहर का कोष्ठ को भी हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, यह हो गया x1 का मान, यह y1 का मान, यह x2 का मान, y2 का मान, x3 का मान और y3 के मान, सभी के मान को रख देंगे। तो सबसे बड़का बात, जब x के मान 0 होगा, जब x के मान 0 होगा तो वह टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि x से इसमें गुना हो रहा है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 0 और कोष्ठ में कुछ भी लिखे, x + 3 प्लस कुछ लिखे, ये हमेशा गुना होकर 0 हो जाएगा। 0 से जब किसी भी संख्या में गुना होता है तो 0 हो जाता है। तो इसीलिए जब x का मान 0 दिया है वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते 1/2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार देता है, हम लोग शॉर्टकट में बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रूट कोष्ठ में x1 का मान कितना है 0, x1 का मान कितना है 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, क्या है कि 0 से कोनो भी संख्या में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। फिर दूसरा में x2 का मान कितना है, x2 का मान 8 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। ठीक है, और कोष्ठ में y3 के मान कितना है, x2 का मान लिख देंगे, y3 के मान है 12, कितना है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, और माइनस y1 के मान है 0, तो यहाँ पर हो गया 0। फिर आगे देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पर x3 के मान भी 0 है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग नहीं लिखेंगे 0, तो यहाँ पर जब गुना करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लिख दिए, और यहाँ पर हो जाएगा 12, 8 और गुने 12, 12 × 96, यहाँ हो जाएगा 1/2 और गुने 9 × 96 कटा देंगे तो हो जाएगा 48, 2 × 96 होता है, 48 है ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चा सबको इतना भारी देख करके कन्फ्यूजन के चलते नहीं बना पाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो x1 के मान और यहाँ पर x3 के मान 0 दे दिया है, तो जब भी यहाँ पर x1 का मान 0 होगा तो यह पूरा कट जाएगा, x3 का मान 0 होगा तो यह पूरा कट जाएगा, और केवल यही बच गया है। ठीक है, इसी का मान लेके हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो बहुत आसान होता है और इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, 20 का अगला देखना है, 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न है। अच्छा, ये 20 नंबर है ना। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 0, 6, 0, 0 एवं 8, 0 है, तो त्रिभुज के परिमिति क्या होगा। हमको त्रिभुज के परिमिति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना लिए,
इसमें त्रिभुज के सिरे का निर्देशांक दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक 0 और 6 है, दूसरा का 0 और 0 है, और तीसरा का 8 और 0 है। इस प्रकार से है। अब हमको क्या करना है कि इस पूरा को मैंने कि इसको निकालना, इसका मान ज्ञात करना है। कितना लंबाई है, इसका भी लंबाई ज्ञात करना है, इसका भी लंबाई ज्ञात करना है। पूरा की लंबाई ज्ञात करके और जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसका बीच के दूरी का फार्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ था, आप लोग अपना से लिख देते हैं ए बी सी। ए और बी के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। ए बी के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर, ठीक है। रूट अंडर होता है x2 माइनस एक्स, अच्छा वाई कहाँ से आई यार, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। इस प्रकार से 3 को ज्ञात करना है। तो बराबर हो जाएगा x2 का मान कितना है? x2 के मान अगर हम लोग यहाँ पर मान जाए 0, तो 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर और प्लस फिर x1 x2, ठीक है। और यहाँ पर y2 के मान 0, y1 के मान 6, 0 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर। तो रूट अंडर हो जाएगा कितना, बराबर, तो 0 खत्म हो गया और यहाँ पर 6 के स्क्वायर 36, तो माइनस 36, और रूट से बाहर निकलता है तो माइनस प्लस सब प्लस ही हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी आ गया 6। अब हम लोग बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बी सी की दूरी क्या हो जाएगा? बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, यही फार्मूला लिखेंगे। तो 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर और फिर प्लस 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो ये तो कोनो काम के नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर अगर y2 है तो y1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 8 64, बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 8, बाहर निकल जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। 8 8 64 हो जाएगा, 0 तो कोनो का वैल्यू नहीं। तो बी सी के मान 8 हो गया। अब हम लोग ए सी के मान ज्ञात करेंगे। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 0 8, और यहाँ पर मतलब कि 8 माइनस 0 और प्लस 0 माइनस 6, 0 माइनस 6, तो 8 8 64 और माइनस 6 36, यहाँ प्लस 36, ठीक है। तो दोनों के जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ भी प्लस है तो स्क्वायर करने पर यहाँ ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहीं प्लस हो जाएगा, बाद में नहीं, बाद में भी होगा, लेकिन यहीं पहले ही तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 100 हो गया। कितना हो गया? 100। तो इसको बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 10। कितना हो गया? 10। यानी कि यह 8 है, ये 10 है और ये 6 है। तो परिमिति का मतलब होता है कि सभी के लंबाई, तो सबको जोड़ देंगे, 8 और 6 14 और 10 24, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है